नमस्कार, आप देख रहे जी संगम। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। इस वक्त खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर की सीजेएम कोर्ट ने 2009 के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को 1 साल की सजा उत्तर प्रदेश की रामपुर की सीजेएम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। हालांकि बाद में उन्हें 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। नकवी के अलावा 16 और लोग इस मामले में दोषी हैं। 2009 का ये मामला है। लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में पडवई थाने का घेराव करना और पुलिस के काम में बाधा डालना, इसका केस नकवी और 16 लोगों पर दर्ज हुआ था। धारा 144 तोड़े जाने से संबंधित एक केस उस थाने के द्वारा लिखा गया था। उसमें 200 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 20 लोग नामजद थे। उसमें केस की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें वो निर्णय हुआ है। हम उस निर्णय का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी कानूनी उसकी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। जमानत मिल गई आपको? हाँ, उसमें जमानत दी गई। जी मीडिया संवाददाता सैयद आमिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 2009 का ये मामला है सैयद, इसके अलावा क्या आरोप थे मुख्तार अब्बास नकवी पर, किस आधार पर उन्हें जमानत मिली, 16 और लोगों का क्या हुआ? देखिए, कोर्ट में जब जो है दोनों वकीलों के बीच बहस हुई थी, तो जो कानूनी पक्ष था, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी मुख्तार अब्बास नकवी जी को। कोर्ट में जो सजा दी थी उसमें पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई थी वो आईपीसी की 341, 342, 343 और 7th क्रिमिनल लॉ के तहत जो है ये काफी कठोर एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसमें करीब 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें एक मुख्तार अब्बास नकवी जी थे और बाकी सब स्थानीय नेता थे, और 200 लोग करीब जो थे वो अज्ञात थे। तो इनको पार्टी बनाया गया था। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी के पूर्व नेता राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर ने मायावती को खुली चुनौती दे दी, वो भी मायावती के बर्थडे से 1 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि नसीमुद्दीन, मायावती और उनकी संपत्ति की एक साथ सीबीआई जांच हो। साथ ही उन्होंने मायावती पर व्यंग करते हुए कहा कि नैनीताल के होटल और ज्वेलरी शॉप अगर मेरी हैं तो मैं इसे मायावती को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट कर दूंगा, वो परेशान ना हो। तो कुल मिलाकर बीएसपी खेमे में खलबली और जुगुल किशोर थोड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। कल मायावती का बर्थडे है और उम्मीद है कि तमाम बर्थडे की जो लश्कारे रहते हैं हर साल, उसके बीच में मायावती हो सकता है इस पर एक बड़ा बयान दे दें। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बागी नेता जुगुल किशोर जी हैं। विधान परिषद चुनाव पर इनकी भी कड़ी निगाह है। जुगुल किशोर जी, क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं विधायकों के? एक प्रत्याशी सबने ज्यादा उतार दिया है, 12 की जगह 13 प्रत्याशी इस मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एक को 31 चाहिए और टोटल उनके पास 80 हैं। यानी एक कम से कम उनको 16 और चाहिए। तो 16 वो कहां से लाएंगे? इसलिए खरीद फरोख्त को बढ़ावा वो दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी वाले। बहुजन समाज पार्टी के नंबर 3 पे प्रदीप को रखा है। नंबर 3 पे अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी होते तो उनकी हैसियत को पता चल जाता। अगर कोई हारेगा प्रत्याशी तो बहुजन समाज पार्टी का हारेगा। जुगल जी, बीजेपी ने भी एक प्रत्याशी ज्यादा खड़ा किया है। आपको क्या लगता है कि मायावती विड्रॉ करेंगी, तीसरा कैंडिडेट जीतेगा? आपका अनुमान, एक राजनीतिक विश्लेषण अगर आप करें पूरी इस प्रक्रिया का, तो क्या लग रहा है आपको? वैसे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो उनको वापस कर ही लेना चाहिए। अगर नहीं वापस करती हैं तो बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी हारेगा। आपने राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा है कि आपको जान का खतरा है। क्या कोई धमकी मिली है या किस तरह की आशंका आपको? निश्चित तौर पर मेरे लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हें जान का खतरा है, और वहां ऐसी चर्चा होती है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के यहाँ कि आने वाले समय में वो महफूज नहीं है। इसलिए हमने पत्र लिखा है होम मिनिस्टर को और मैंने सुरक्षा मांगी है। जहां तक सवाल है, अभी आपके टीवी में मैं देख रहा था कि मेरे पर आरोप बहुजन समाज पार्टी ने लगाए हैं कि 4 ज्वेलरी शोरूम हैं और एक नैनीताल में होटल है।
मैं चाहूंगा कि मेरे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करा ली जाए और बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती जी की भी जांच सीबीआई से कराई जाए। कल मायावती जी का जन्मदिन है और मैं यही चारों शोरूम और नैनीताल का होटल मैं उन्हें गिफ्ट करता हूं, वो ले लें। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं उन्नाव से अगली खबर है। गंगा नदी में मिल रहे शवों की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन अब झांसी में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। झांसी में बेतवा नदी के किनारे नोट घाट पर 6 शव पानी में तैरते मिले। ये इलाका बरुआसगर थाना क्षेत्र के तहत आता है। 6 शव पानी में यहां पर मिले हुए हैं। इस मामले में अपने दर्शकों को बता दें, बेतवा नदी के किनारे शव मिले। परियर घाट पर जिस तरीके का मामला था वो हमारे दर्शकों के सामने है। 80 शवों के यहां पर डीएनए सैंपल ले लिए गए। लेकिन अब अगली खबर यह कि बेतवा नदी में भी 6 शव मिले हैं। इससे हड़कंप मच गया है, दहशत है आसपास के लोगों में। झांसी में बेतवा नदी के किनारे ये नोट घाट है जहां पर ये 6 शव पानी में तैरते हुए मिले हैं। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि लाशें क्या कहते हैं मेडिकल लवारिसों के रूप में जो पोस्टमार्टम होती हैं उसके बाद की प्रतीत होती हैं। ये बेतवा नदी के किनारे का है और ये क्या कहते हैं अंजनी माता के मंदिर नोट घाट की तरफ अंदर की तरफ रास्ता आता है। ये 4-5 दिखाई दे रही फूल है जो कि पॉलीथीनों के अंदर से दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के परियर घाट में जो 80 शव है उसकी डीएनए सैंपलिंग कर ली गई है। इसके अलावा कुछ शव के खराब हालत में होने की वजह से इनका डीएनए टेस्ट नहीं हो पाएगा। परियर घाट के आसपास के गांव में लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। 45 गांव के लोगों ने परियर घाट पर ये जो शव थे उनका दाह संस्कार किया। फिलहाल सभी शवों को दफना दिया गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सभी की सहमति से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उन्नाव के डीएम से पूरे हालात पर रिपोर्ट मांगी है। प्रकरण की अभी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। उसी के लिए सब डीएनए सैंपलिंग वगैरह ली गई है और यही किया जा रहा है। प्रकरण की अभी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। उसी के लिए सब डीएनए सैंपलिंग वगैरह ली गई है और यही किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय इस पर पैनी नजर बनाए हुआ है, लेकिन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उन्नाव में गंगा नदी में मिले शव पर यूपी सरकार से जानकारी मांगी है। उमा ने इस मसले पर उन्नाव के डीएम से भी बात की। इस पूरे प्रसंग में कल से मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, फिर पार्टी कार्यालय से भी मुझे जानकारी हुई, हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी जानकारी हुई। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की डीएम से भी मैंने बात की और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैंने सूचना भेजी है कि मेरे को इसके बारे में विशेष रूप से बताइए कि ये स्थिति का निर्माण कैसे हुआ है और इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो शाम को दोबारा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उन्नाव में 100 से ज्यादा शव मिलने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस पर प्रशासन की निंदा की है। वहीं प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो। साफ है कि बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन की जो संवेदनहीनता और अमानवीयता उसकी निंदा और भर्त्सना भी करना चाहता हूं। 4 बजे एसडीएम पहुंचते हैं, वो जाते ही जेसीबी मंगाकर उनको ढकना शुरू कराते हैं, बालू के भीतर दबाना शुरू कराते हैं। 7 बजे एडीएम और एएसपी पहुंचते हैं, वो भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर मैंने आपत्ति की और मैंने कहा रात के अंधेरे में चोरों की तरह से काम करना चोर की दाढ़ी में तिनका साबित कर रहा है। मेरा अब भी मांग है सामान्य जांच कर लें, परीक्षण करा लें और जो क्षेत्र निवासियों की इच्छा उसके अनुसार उनका संस्कार करना है, जो करना उसको तय कर लें। जिस तरह के समाचार है उसके बाद जो सरकार में शामिल लोग हैं उनका जो रवैया है वो शर्मनाक है। जीते जी तो सरकार और सरकार में बैठे लोग आम जनता के साथ अमानवीकृत कर ही रहे हैं, लाशों के साथ भी अमानवीकृत हो रहा है। जेसीबी से लाशों को दबाए जाने की कोशिश हो रही थी। क्यों? उन शवों की मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए और सम्मानपूर्वक शवों का अंतिम संस्कार हो, जांच हो कैसे आए और कैसे ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और समाजवादी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, इसने भारतीय जनता पार्टी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एसपी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीएम के जांच के आदेश के बाद भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजनीति करने के लिए उन्नाव पहुंच गए। राजेंद्र चौधरी के मुताबिक बीजेपी नेताओं को अशांति विद्वेष की आग जलाकर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने की ओछी मानसिकता से बचना चाहिए।
अब और सुनिए कि गंगा महासभा इसको लेकर कितना गंभीर है। इसमें जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद। इन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग की है। गंगा महासभा इस प्रश्न पर घोर निंदा करती है प्रदेश सरकार की। 100 से ज्यादा शवों का मिलना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं उन्नाव के जिला प्रशासन की और वहां सरकार की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध है। और मुझे तो लगता है कहीं से इतनी बड़ी मात्रा में यह शव लाके, आज पानी हट गया, पानी तो पर्दा था, पानी हट गया तो शव दिखने लगे, अन्यथा ये शव धीरे धीरे सड़ते गलते। वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि हिंदू धर्म में शवों को जलाने की परंपरा है। दफनाया फिर नदी में शवों में इसको बहाया नहीं जाता है शवों को। इसके लिए उन्होंने सरकार और प्रशासन को भी दोषी ठहराया है। हमारे यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें गृहस्थ की अंत्येष्टि में दाह संस्कार होता है, उसको जल में प्रभावित नहीं किया जाता। केवल जो यति होता है, सन्यासी होता है, उसका ही जल प्लावन हो सकता है, अन्य किसी का नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों ने अज्ञानवश ऐसा किया है, तो उस सामाजिक बुराई को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ गंगा जी की अमृत धारा छोड़कर दूर किया जा सकता है। वहीं गंगा नदी की सफाई को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि साल 2018 तक हम गंगा साफ कर देंगे। इस काम के लिए फंड की भी कोई कमी नहीं रहेगी। अपने दर्शकों को यहां पर बताना जरूरी है, कुछ दिन पहले के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या इस सदी में गंगा साफ हो पाएगी? जवाब दें। इस पर यह जवाब है, 2018 डेडलाइन है। और इस वक्त खबर लखनऊ से आ रही है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बना दी है। इस समिति के सदस्य सुरेश खन्ना, हृदय नारायण दीक्षित, धर्मपाल सिंह और रमापति शास्त्री होंगे। वहीं सतीश महाना को लक्ष्मण आचार्य का पोल एजेंट बना दिया गया है, जबकि सुरेश राणा को दयाशंकर का पोल एजेंट बनाया गया है। ये अपडेट हम अपने दर्शकों को विधान परिषद चुनाव से जुड़ा दे रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बना दी है। अवनीश, ये जो 4 बड़े नाम हैं जो संचालन समिति के, इनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी निभाने में ये कैसे रहे अभी तक? देखिए, प्रक्रिया है विधानसभा में, जो विधान परिषद के जब चुनाव होते हैं तो उसमें कुछ जो है जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरह से जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होनी है, मतदान की स्थिति आने पर कैसे सभी सदस्यों को मतदान के लिए ले जाना है, उनको सही तरीके से चीजें समझाना। कई सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो कभी विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लिए होते हैं, तो इसी तरह की भूमिका होगी। इसमें 2 विधानमंडलों के जो है प्रमुख हैं, खासतौर पर विधान परिषद और विधानसभा में जो नेता हैं सदन के, हृदय नारायण दीक्षित और इसके अलावा दूसरे सुरेश खन्ना, ये 2 नेता हैं जो समिति में है। इसके अलावा 2 पोल एजेंट बनाए गए, सुरेश खन्ना और सुरेश राणा। काफी तेज तरह नेता बन रहे हैं, तो लेकर इनको जो है पोलिंग एजेंट बनाया गया है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर 15 जनवरी से 21 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। शुरुआत कहां से होगी? गाजियाबाद से। ओम माथुर के एजेंडे में विधान परिषद चुनाव की रणनीति और इसके साथ वो संगठन को दुरुस्त करने और फेरबदल करने के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे। अनुराग पूरी जानकारी देंगे। अनुराग, अगर गाजियाबाद से ओम माथुर शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरीके की फीडबैक की वो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बाइपोल से लेकर छावनी परिषद में बीजेपी पीछे ही हुई है? देखिए निहारिका, जो ओम माथुर हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, उनके ऊपर दरअसल जिम्मा सौंपा गया है कि यूपी में जो चुनाव है उसमें अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना और सफलता प्राप्त करना। तो उसके चलते वो भी जानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है और जो मोमेंटो 2014 के चुनाव में जनता के साथ बना था वो मोमेंटो बिल्कुल ना टूट पाए। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत गाजियाबाद से ही करना बेहतर समझा। इसके बाद वो पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके पदाधिकारी हैं और स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो सबसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहां पर बदलाव की जरूरत है और कहां पर जो व्यक्ति फिट है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा
जो दूसरे दलों के नेता हैं और वो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं जनता के बीच में, उन नेताओं को बीजेपी से कैसे जोड़ा जाए, तो ये सब ओम माथुर के एजेंडे में है। इसके अलावा जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो दो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ये ओम माथुर की बिल्कुल सोची समझी रणनीति है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नंबर गेम उनके पक्ष में ना होने के बावजूद भी वो ये दोनों सीटें जीत जाएंगे। तो उसकी रणनीति कहीं ना कहीं है, तो इसके लिए वो लखनऊ, इलाहाबाद और तमाम जगह दौरे करेंगे और जो दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी गोपनीय मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद अनुराग पूरी जानकारी देने के लिए। नवाबों के शहर में मुंह मीठा करने का आपका दिल करे तो अपनी चाहत को थोड़ा काबू में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुंह मीठा करने के चक्कर में आप बीमार पड़ जाएं या कोई ऐसी बीमारी पाल बैठे जो आपको मौत के मुंह तक ले जाए। ये कुछ ब्रांडेड नामी गिरामी स्वीट रेस्टोरेंट की दुकानें हैं जहां पर मीठा जहर परोसा जा रहा है। और सिर्फ लखनऊ नहीं, मेरठ में घटिया तेल, वो भी सरसों का, उसमें। और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, जिस तरीके से कानपुर की बात करें तो यहां पर मसालों में दालचीनी में लकड़ी का इस्तेमाल और हल्दी में क्रोमियम का इस्तेमाल, इस तरीके की स्थिति है। तो आपको सावधान कर देने वाली खबर। और प्रदेश भर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान भी जारी है। गोंडा में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 135 जगहों पर छापा मारा। 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1400 लीटर अवैध शराब मिली है। यहां सैकड़ों क्विंटल लहन नष्ट हुआ है। कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध शराब बनाते हुए 21 लोगों की गिरफ्तारी की। इसके साथ अवैध शराब की 8 भट्टियां, 294 लीटर कच्ची शराब, 56 क्विंटल लहन, 10 लीटर स्प्रिट पकड़ी गई है। रायबरेली में आबकारी विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की कई भट्टियां, कई क्विंटल लहन नष्ट की है। वहीं कुशीनगर में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पडरौना कोतवाली में एक ईंट भट्टे पर छापे के दौरान अवैध शराब बनाने वाले जो लोग थे वो फरार हो गए। काफी मात्रा में शराब लहन यहां मिला है, इसे नष्ट कर दिया गया। कप्तानगंज चलते हैं। यहां के थाना क्षेत्र में 20,000 लीटर अवैध शराब, कई क्विंटल लहन बरामद हुआ है। तो जो 38 लोगों की मौत हुई उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारी सस्पेंड तो हुए हैं, लेकिन ये जो छापा है कहां हुआ, इसकी तस्वीर आपके सामने है।